अगेन गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून पीपल। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो ठीक है, हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम शुरू करेंगे बिजनेस स्टडीज़ को। ये आपका फाइनल लेक्चर रहेगा बिजनेस स्टडीज़ का, और जितने भी पेंडिंग एमसीक्यूज़ है सारे के सारे हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने का। ठीक है ना? तो आप लोगों को क्या करना है, ये एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये एक सैम्पल क्वेश्चन लिस्ट है। आपको इसके रिलेटेड जो जो कॉन्सेप्ट है उसके कुछ और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको समझाया हुआ है, जो आपका 11-12 का जो नॉलेज रहेगा वो, और आपको जो एलिमिनेशन टेक्निक मैंने सिखाई है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर करके चलना रहेगा एग्ज़ाम के अंदर। हो सकता है मोस्टली इसके अंदर से भी रिपीट हो क्वेश्चन, लेकिन उसके चांसेस मुझे अभी थोड़े से कम लग रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको ये सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना है, इसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं उसको भी प्रैक्टिस कर लेना है। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और प्रिपेयर करना छोड़ना नहीं है, सही से प्रिपेयर करना है और सही से एग्ज़ाम देना है। ठीक है ना? बढ़िया। तो चलिए, जो बाकी छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, और आपका जितना भी सिलेबस पेंडिंग है सारा का सारा कंप्लीट करते हैं। तो चलिए 61st क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। द 61st क्वेश्चन इज CEO बिलोंग्स टू विच लेवल। जैसे मैंने आपको बताया था CEO टॉप लेवल से बिलोंग करता है, तो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा टॉप लेवल। दूसरा देखना नहीं है ज़्यादा, एक बार पढ़ लेना है। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही CEO आता है, तो ज़्यादा डाउट नहीं करना है, वरना सेल्फ डाउट भी आपको एग्ज़ाम में मुश्किल ही खड़ी कर सकता है। ठीक है ना? चलिए 62nd क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स। मतलब जो हमारा फंक्शन में ऑर्गेनाइजिंग था, बराबर, हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो उसके कौन से मीन्स है, बराबर। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है वो पहले जान लो। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सही चीज़ों को, सॉरी, चीज़ों को सही तरीके से करना, या फिर आप कह सकते हो सही चीज़ सही जगह पर। ओके। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा था, फॉर एग्जांपल आप बॉयज़ के जो रूम हो गए वो देखोगे तो पूरा अनऑर्गेनाइज्ड मिलेंगे, बराबर है। लाइक कोई भी चीज़ कहीं पे भी पड़ी हुई है, तकिया कहीं पे पड़ा हुआ है, बिस्तर टेढ़ा मेढ़ा है, हर चीज़ अपने आप अपनी जगह पे नहीं होगी। जबकि आप गर्ल्स का देखोगे तो आप बोलोगे कि नहीं, हर रूम इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। ओके, इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो उसका मतलब है प्रॉपरली सब चीज़ें अरेंज करके रखी होती है लड़कियों ने, जनरली ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर चीज़ें सही जगह पे अरेंज करके रखी हुई है उसको बोलते हैं प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चीज़ों को रखा हुआ होना। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग मीन्स चेकिंग वर्क। नो, चेकिंग मीन्स इवेल्युएशन, बराबर। किसी चीज़ को हम इवेल्युएट करते हैं, उसको चेकिंग करते हैं, वर्क को चेक करते हैं, उसको इवेल्युएशन बोलते हैं। ओके। अरेंजिंग रिसोर्सेज, जैसे मैंने बोला चीज़ों को सही जगह पे अरेंज करना, लाइक कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, कौन सा रिसोर्स कहाँ पे आएगा, वो चीज़ हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। फिर भी दो ऑप्शन है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। गिविंग ऑर्डर्स, गिविंग ऑर्डर्स नहीं आएगा, वो ऑर्गेनाइजिंग नहीं है। और सेलिंग गुड्स, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अरेंजिंग रिसोर्सेज। ओके। 63rd क्वेश्चन पे आ जाओ। वेयर डज मैनेजमेंट स्टार्ट। मैनेजमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहला प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होता है, बराबर है। उसके बाद हम लोग स्टाफिंग होता है, बराबर। इस तरह से पूरा मैंने आपको फंक्शंस बताए हुए हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ें दी हुई है। कंट्रोल तो लास्ट वाला है, प्लानिंग फर्स्ट वाला है, तो यहाँ से प्लानिंग से स्टार्ट होता है। सेलिंग नहीं, प्रोडक्शन भी नहीं आएगा, ये दो तो फंक्शन में था ही नहीं। ठीक है ना? तो वेयर डज मैनेजमेंट स्टार्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लानिंग। ओके, डन। व्हाट इज लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? तो मैंने बताया था लास्ट में कंट्रोल था। पता है, आप अपने रिजल्ट्स को इवेल्युएट करते थे, कंट्रोलिंग करते थे। जो हमने निर्धारित किया हुआ है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली में हमने क्या पाया, वो दो चीज़ों को हम लोग कंपेयर करते थे। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते थे 1000 क्वांटिटी का हम लोगों ने प्लान बनाया था
कि हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन एक्चुअली में हमने 900 क्वांटिटी ही प्रोड्यूस किया है। तो ये 200 का गैप है, अरे सॉरी 100 क्वांटिटी का जो गैप आया है वो हम देखते हैं कंट्रोलिंग स्टेज के अंदर। तो ये हमारा लास्ट स्टेज था। ओके, सो यहाँ पे कंट्रोल हमारा आंसर होने वाला है। फिर भी सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ लेना है। प्लानिंग नहीं, सेलिंग नहीं, प्रोडक्शन नहीं। कोई कोई बंदा ये कह सकता है कि मैनेजमेंट के अंदर शायद सेलिंग लास्ट, क्योंकि जनरली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके आखिर में हम सेल करते हैं, तो सेलिंग आंसर हो सकता है। लेकिन नहीं, हम लोगों ने जिस तरह से पढ़ा हुआ है सारे फंक्शन, उसी अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शंस में लास्ट वाला था कंट्रोलिंग, तो हमारा आंसर कंट्रोल ही होगा। ठीक है ना। एम्प्लॉई अरेंजमेंट इज विच फंक्शन, मतलब कौन से फंक्शन में हम एम्प्लॉय को अरेंज करते थे। तो हमारा जो फंक्शन था वो था स्टाफिंग, याद आ रहा है। लाइक हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया था पहले, फिर हम लोगों को पता चल गया किस तरह से हम लोगों को रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने वाली है, अकॉर्डिंगली हम लोग स्टाफ को अपॉइंट करते थे। तो हमारा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है स्टाफिंग। देखो यहाँ पर बंदे लोगों का हम सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर में आ जाते हैं हम। एम्प्लॉय अरेंजमेंट इज इन विच फंक्शन, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टाफिंग। प्लानिंग नहीं, कंट्रोलिंग नहीं, और कोऑर्डिनेशन भी नहीं आने वाला है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 में। लॉयल कस्टमर्स हेल्प अ कंपनी बाय, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम टू व्हीलर सेगमेंट की बात करते हैं। तो टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर इंडिया में जो बड़ी ब्रांड्स है उसके अंदर है हीरो एंड होंडा। ओके, एक ज़माना था ये दोनों एक ही हुआ करते थे, लेकिन अभी दोनों कंपनी अलग हो चुकी है। हीरो अलग हो चुकी है, होंडा अलग हो चुकी है। हीरो इज़ अ नेटिव इंडियन कंपनी एंड होंडा इज़ अ जापानीज कंपनी। ओके, सो अगर किसी भी गांव हो, किसी भी देहात हो, या किसी भी सिटी हो, अगर पहली चॉइस सबकी जनरली हीरो होंडा रहती है, क्योंकि उन्होंने एक ट्रस्ट बिल्ड किया है और लोगों को उसके प्रति लॉयल होने के लिए उसने आमादा किया है। किस तरह से? उसने प्रोडक्ट्स अच्छी दी, उसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम कॉस्ट में हो जाता है, उसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत बढ़िया है, हर एक गांव में आपको उसके पार्ट्स मिल जाते हैं। सो हीरो और होंडा ने लोगों को लॉयल बनाया है, कस्टमर्स को के लिए एक लॉयल्टी पैदा की, जिससे क्या होता है, किसी भी घर में अगर नई बाइक लेनी है तो सबसे पहला ऑप्शन सबके दिमाग में जो आता है वो होता है हीरो और होंडा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि लॉयल कस्टमर कंपनी को किस तरह से मदद रूप होते हैं। तो बोले वो बार बार हमारे दुकान पे आके वो चीज़ें बाय करते हैं। हमारे एग्जाम्पल की हम बात करें तो हीरो और होंडा, एक शोरूम है हीरो होंडा का, और उसके पास एक हमारा घर है। तो घर के अंदर अगर मुझे एक कार लेनी है, मुझे एक बाइक लेनी है, तो मैं हीरो होंडा के शोरूम में जाऊंगा। अगेन मेरे भाई को लेनी है तो हम भी वहाँ रिपीट होंगे। कस्टमर हीरो के रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स कस्टमर्स आर लॉयल टू द कंपनी। तो लॉयल कस्टमर क्या देंगे? कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करेंगे, प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करेंगे, गिविंग रिपीट बिजनेस, बार बार हम उससे खरीदी करेंगे। अगर हम लॉयल कस्टमर है हीरो होंडा के, तो हम बार बार अगर हमें बाइक लेनी है तो हम हीरो होंडा के पास ही जाने वाले हैं, ठीक है ना। क्रिएटिंग लॉसेस ये भी नहीं आएगा। तो ये 3 नेगेटिव है और ये एक पॉजिटिव, तो आप समझ सकते हो अकॉर्डिंगली भी एलिमिनेशन मेथड से। लेकिन यहाँ पे बच्चा लोग आपको क्या देखना है कि आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। मैंने जिस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया, ये सारे एग्जांपल्स दे देकर, तो आपको अकॉर्डिंगली आंसर आपका निकलना ही है, ठीक है ना। 67th क्वेश्चन पे आ जाओ। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज आर्ट ओनली? नो, ओनली आर्ट नहीं है, ओनली साइंस भी नहीं है, लेकिन दोनों है। समझो, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। तो हमारा आंसर ये हो जाने वाला है प्रोफेशन ओनली, ये भी गलत है। तो आर्ट एंड साइंस वुड बी आवर आंसर। 68th क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन? सी हमने 5 फंक्शन पढ़े बराबर, उसमें प्राइमरी मतलब पहला फंक्शन क्या था? पहला फंक्शन हमारा था प्लानिंग। डन। तो यहाँ पर प्लानिंग ढूंढ लेना है और उसको टिक कर देना है।
कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा, स्टाफिंग नहीं आएगा, कंट्रोलिंग नहीं आने वाला है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग। याद करो याद करो याद करो, हमने इसको फंक्शंस में पढ़ा हुआ है। अगर किसी को याद आ रहा है तो याद आया। तो यहाँ पर आंसर्स में प्रोडक्शन नहीं, मैनेजमेंट फंक्शंस, यहाँ पर देख रहे हो फंक्शंस, तो ये हमारा आंसर होने वाला है। मार्केटिंग भी नहीं और फाइनेंस भी नहीं होने वाला है। तो आवर आंसर वुड बी मैनेजमेंट फंक्शंस। 70th क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी इज पार्ट ऑफ विच एनवायरमेंट? लाइक गवर्नमेंट किस तरह फॉर्म होती है? आज की तारीख में इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की, ओके। और बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, इस तरह से आपको याद रखना है। किस तरह से याद रखना है? गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की, और बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। सो द गवर्नमेंट पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ विच एनवायरमेंट? तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका पॉलिटिकल एनवायरमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक नहीं होगा, सोशल भी नहीं होगा और टेक्नोलॉजिकल भी नहीं होने वाला है। तो इस तरह से आपको ख्याल रखना है कि गवर्नमेंट पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरमेंट, ओके। प्लानिंग इज डिफाइंड एज व्हाट प्रोसेस? प्लानिंग क्या चीज़ है? सो हम लोग क्या करते हैं, आज हम खड़े हुए, अब हमें हमारे दिमाग में एक बिज़नेस आया। फॉर एन एग्जांपल, किसी बंदे के दिमाग में एक बिज़नेस आया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप स्टार्ट करता, मतलब मैं मोबाइल शॉप स्टार्ट करता हूँ। तो वो सोचेगा कि भाई कुछ तरह क्या क्या प्रॉस है, क्या क्या कॉन्स है, क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या लॉसेस है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में क्या क्या हो सकता है। बोले डेड स्टॉक हो सकता है, डिमांड कम हो सकती है क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर के। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम जो चीज़ें करते हैं उसको बोलते हैं प्लानिंग। मतलब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल, चाइना से इंपोर्टेशन बंद हो गया, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक सामान चाइना से आता है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं सोचूंगा कि भाई चाइना के साथ इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है और मेजोरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स आर कमिंग फ्रॉम चाइना। तो मैं देखूंगा कि यार चाइना के साथ अगर किसी भी तरह के हमारे रिलेशनशिप खराब हुए इंडिया के, तो हमारा इंपोर्टेशन में हमको दिक्कत आएगी, जिससे सीधा इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। और इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ेगा तो क्या होगा, हमें लॉसेस सफ़र करना पड़ सकता है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम भी हो सकती है, हमारा बिजनेस बंद भी करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम सोचेंगे। लेकिन एट द कॉन्ट्ररी हम सोचते हैं कि भाई बांग्लादेश भी हमारे साथ बहुत अच्छे संबंध में है, बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, और वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज है जो बड़ी बड़ी उभर के आ रही है। तो हम देखेंगे कि हाँ, बांग्लादेश से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब ये हो गए प्रोस, और चाइना की बात की वो हो गए कॉन्स। ठीक है, तो हम प्रोस और कॉन्स के बारे में सोचेंगे, मीन्स हम फ्यूचर के बारे में सोचने वाले हैं कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, ओके। क्या बोलेंगे इसको हम? प्लानिंग, के फ्यूचर में क्या क्या प्रोस हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं, क्या क्या पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स हो सकती है, क्या क्या इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट हो सकती है। इस सारी चीज़ों को हम यहाँ पर सोचने वाले हैं। तो एक्टिंग रैंडमली ये नहीं आएगा। मतलब प्लानिंग में हम ऐसा अनसन थोड़ी सोचते हैं, किसी भी दिशा में थोड़ी सोचते हैं। हम लोग एक डायरेक्शन के अंदर काम करते हैं कि हमें एक ही बिजनेस करना है, वो है इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस, उसके बारे में हम सोचते हैं। डन। तो यहाँ पर एक्टिंग रैंडमली ये नहीं आने वाला। डिसाइडिंग इन एडवांस मीन्स अभी से फ्यूचर का सोच लो। इन एडवांस हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है, तो हमें किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सो डिसाइडिंग इन एडवांस कैन बी एन आंसर, लेकिन हम पर्टिकुलरली अभी टिक करके रखेंगे क्योंकि हमें इतना श्योरिटी नहीं है। आगे के दो ऑप्शन पढ़ेंगे। इग्नोरिंग फ्यूचर, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्लानिंग में फ्यूचर की ही बात होती है। और सुपरवाइजिंग, ये भी नहीं हो सकता, ये एक डे टू डे एक्टिविटी है, ओके, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग हेल्प्स रिड्यूस विच फैक्टर, मतलब प्लानिंग से क्या क्या चीज़ें कम होती है। कभी प्रॉफिट प्लानिंग से कम होता है, नहीं होता है। कभी अनसर्टेनिटी कम होती है, हाँ होती है, क्योंकि हम लोगों को पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। तो हम अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, आने वाली जो अनसर्टेनिटीज होती है वो कम हो जाती है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता।
फॉर एग्जांपल हम क्रिकेट का एग्जांपल लेके देखते हैं यहाँ पर। तो क्रिकेट के अंदर क्या होता है, जब मैच स्टार्ट होने वाली होती है तो कैप्टन सबको इस तरह से लेता है, कंधे से कंधे मिलाते हैं सारे प्लेयर्स और प्लानिंग करते हैं कि भाई आज की पिच क्या है, आज का एनवायरनमेंट किस तरह का है, हमारी टीम मजबूत है या नहीं, सामने का कॉम्पिटिटर कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर बांग्लादेश के साथ मैच हो रही है या पाकिस्तान के साथ तो इंडिया को इतनी दिक्कत की बात नहीं होती है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रही होती है तो प्लानिंग थोड़ा अकॉर्डिंगली करना पड़ता है, प्लानिंग में फेरफार या चेंजेस करने पड़ते हैं, बराबर है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हैं, बराबर, जिससे किसी ने कहा था क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से भरा खेल है, बराबर है। तो इसमें प्लानिंग मैंडेटरी हो जाता है ना, प्लानिंग करना ही पड़ता है। तो वही सारे खिलाड़ी करते हैं, वो क्या करते हैं, अब कंधे से कंधे मिलाते हैं एक दूसरे के साथ और प्लान करते हैं कि हम किस तरह से पूरे मैच को खेलने वाले हैं, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच। ओके, तो इससे क्या हो जाता है, अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल कैप्टन को पिच देख के ऐसा लगा कि ये बॉलिंग पिच है, तो बॉलर्स को बता दें कि आज तुम्हें अच्छा करना है जिससे हम जीत पाए। अगर वो बैटिंग पिच रहती है तो उनको बताया जाता है कि आज बैटर्स को कि आज आपको अच्छी तरह से खेलना है, आपको एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है, जिससे क्या होगा, जिससे अनसर्टेनिटी कम होगी और हम जीतने के हमारे जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कम थोड़ी ना होती है, कंट्रोल भी कम नहीं होगा, कंट्रोल उल्टा पावरफुल हो जाएगा, कम्युनिकेशन भी खिलाड़ियों के बीच में अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें कम होगी वो होगी अनसर्टेनिटी कम, ठीक है ना। ओके, ऑब्जेक्टिव्स इन प्लानिंग मेनली प्रोवाइड व्हाट, सी यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो एक्चुअली मैंने जिस तरह बताया कि जो इंसान प्लानिंग कर रहा है उसे एक डायरेक्शन में पता चलता है कि मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है, दीज आर आवर डायरेक्शंस। ओके, तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो डायरेक्शन होने वाला है, बट यहाँ पर जो है वो थोड़ा कंट्रोल सुपरविजन मार्केटिंग भी यहाँ पर इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर रहने वाला है वो डायरेक्शन रहने वाला है। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन के साथ जाएंगे, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू व्हाट प्रोसेस। अभी ये जो 73rd क्वेश्चन अपनों ने किया वो जिसने पढ़ा होगा उसी को आएगा, अदरवाइज अच्छे स्टूडेंट भी जो ब्रिलियंट है 11th-12th में वो भी कंफ्यूज होने वाले अगर जिसने नहीं पढ़ा। हाँ, जो पढ़ा है वो सही सा आंसर दे पाएगा, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू व्हाट प्रोसेस। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में आपको मोटा मोटी में फ़र्क बता देता हूँ। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन के अंदर में जो अथॉरिटी होती है वो किसी एक बंदे के पास होती है या एक ग्रुप के पास होती है, बराबर है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो अथॉरिटी होती है वो डिवाइडेड होती है अमोंग द स्टेक होल्डर्स, अमोंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ओके, सो यहाँ पर क्या रहेगा सेंट्रलाइजेशन में, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा बिजनेस लेके बैठा हूँ, बराबर, ये मेरा बिजनेस है CA मुनीर एंड कंपनी, बराबर है। तो यहाँ पर मैं एक ही ऑनर हूँ, तो सारे डिसीजंस जो हो गए मेरी प्रैक्टिस के रिलेटेड वो कौन लेगा, मैं खुद लेने वाला हूँ, मुनीर लेने वाला है, डन। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, जब ऑर्गेनाइजेशन का स्केल बहुत बड़ा होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ मुकेश अंबानी, ओके, और मेरे नीचे डिफरेंट बिजनेसेस हैं, जैसे कि ऑयल का हो गया, टेलीकम्युनिकेशन का हो गया, ब्यूरेजेस का हो गया, FMCG हो गया, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और बिजनेसेस मेरे अंडर में है। अगर मैं ही सारे डिसीजन लूँगा तो इतने बड़े बिजनेसेस में कर पाऊँगा नहीं, तो मुझे क्या होगा, अथॉरिटी को डेलीगेट करना होगा, दूसरे लोगों को अथॉरिटी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैंने FMCG डिवीज़न के एक बंदा है मिस्टर मुबीन, ओके, उसको मैंने मैनेजर बनाया, तो मुझे उसको मैनेजर बनाने के साथ साथ उसको अथॉरिटीज़ भी देनी पड़ेगी कि तू चाहे तो डिसीज़न ले सकता है। मैंने अथॉरिटीज़ डेलीगेट करूँगा तो उससे क्या होगा,
ये एक सेंट्रल पर्सन यहाँ पर ये केस में एक सेंट्रल पर्सन डिसीजन ले रहा था, यहाँ पर डिसीजन लेने वाले डिफरेंट डिफरेंट पीपल हो जाएंगे, समझे। तो इससे क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। मतलब तो आपको मोटा मोटी अंदाजा आ गया सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सो यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं आने वाला आंसर, डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग। हाँ, डिस्पर्सल मीन्स डिस्पर्स करना, लोगों को डिलीगेट करना अथॉरिटी को। तो ये हो सकता है, नो अथॉरिटी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी लोगों को दी जाती है और ओनरशिप नहीं दी जाती। ओनरशिप विद द मुकेश अंबानी ओनली, द मालिक रहेगा वो मुकेश अंबानी ही रहेगा, लेकिन जो अथॉरिटी है बिजनेस को रन करने की, वो डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उनके हेड्स को मैं दे दूँगा। जैसे कि मैंने मिस्टर मुबिन को FMCG का मेरा जो पूरा डिपार्टमेंट है उसकी अथॉरिटी सौंप दी, लेकिन उससे मुबिन मालिक नहीं बनेगा, मालिक तो मुकेश अंबानी ही रहेगा। तो यहाँ पर ओनरशिप भी नहीं जा रही, नो अथॉरिटी, बिल्कुल अथॉरिटी नहीं, ऐसा भी नहीं है, नो अथॉरिटी भी दे रहा हूँ और सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहने वाली है यहाँ पर। तो आंसर वुड बी डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी मिस्टर मुबिन भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सो आवर 74th आंसर इज डन। 75th MCQ पे आ जाओ। डायरेक्टिंग प्राइमरली इनिशिएट्स व्हाट, मतलब डायरेक्टिंग शुरुआत कहाँ से होती है। प्लानिंग तो एक खुद में एक फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग भी एक फंक्शन है और कंट्रोल भी एक फंक्शन है। तो एक्शन जो रहेगी वो डायरेक्टिंग का एक प्राइमरीली इनिशिएट्स हो जाए गार्डन। ऑथोरिटी रेफर्स टू व्हाट मैनेजरियल राइट, राइट। ऑथोरिटी कौन से राइट्स देता है, बराबर है। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया, अगर मुकेश अंबानी मिस्टर मुबिन को सारे के सारे राइट्स और अथॉरिटीज़ डेलीगेट करता है, तो मुबिन अपने नीचे काम करने वालों को ऑर्डर्स करेगा। क्या करेगा कि भाई इस काम को इस तरह से करो, ये प्रोडक्ट लाइन में इस तरह का काम होना चाहिए, प्रोडक्ट का पैकेजिंग इस तरह का होना चाहिए। तो मुबिन अपने नीचे के बंदे को क्या करेगा, अपने नीचे के बंदे को एक ऑर्डर्स देगा, बराबर है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि राइट की बात की जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगा। अकाउंटेबिलिटी भी नहीं आएगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही आता है, ड्यूटी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही आता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर राइट टू गिव ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर राइट की बात कर रहे हैं। आवर आंसर वुड बी राइट टू गिव ऑर्डर्स। मार्केट ऑफरिंग इंक्लूड्स, 1 सेकेंड, मार्केट ऑफरिंग इंक्लूड्स product only, product price and place, advertising only or cost only. See, market offerings refers to what, like हम लोग किसी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, अब मुझे पेन को सेल करना है, तो मैं मार्केट में जाके क्या करूँगा, बताऊँगा कि इसके फीचर्स क्या है, बराबर है, इसके अंदर किस तरह की क्वालिटी है, ये किस किस टैबलेट के साथ कंपेटिबल है, और आखिर में कस्टमर ये भी पूछेगा कि इसकी प्राइस क्या है, तो मैं प्राइस भी बताने वाला हूँ। तो मार्केट ऑफरिंग्स में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बताई जाती, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाती, सिर्फ कॉस्ट नहीं, कॉस्ट तो वैसे भी कोई बिजनेसमैन बताता नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट कोई नहीं बताएगा, समझे। सो हियर द आंसर वुड बी प्रोडक्ट प्राइस एंड प्लेस। ओके, कस्टमर वैल्यू डिपेंड्स ऑन, लाइक कस्टमर वैल्यू, पोज करिए। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि कस्टमर को वैल्यू कब मिलेगी। फॉर एग्जांपल, कस्टमर आपके पास 1 लीटर मिल्क लेने आता है, ओके। अगर वो 1 लीटर मिल्क लेने आता है तो वो 1 लीटर मिल्क जितना ही पैसा आपको देने वाला है, ओके। तो जितना पैसा वो दे रहा है, फॉर एग्जांपल वो 1 लीटर का पैसा दे रहा है, तो उसको 1 लीटर मिल्क मिलेगा, तो ही वो कहा जाएगा कि कस्टमर को एक वैल्यू मिली, ठीक है ना। सो द प्राइस ओनली कुड नॉट बी द कस्टमर वैल्यू, प्रमोशन भी नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होने वाला। द आंसर वुड बी बेनिफिट रिलेटिव टू कॉस्ट, मतलब जितना वो खर्चा कर रहा है
उतना उसको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, दैट वुड बी द कस्टमर वैल्यू। मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, यहाँ पर मार्केटिंग की बात हो रही है, ओनली सेलिंग नहीं आने वाला। प्लानिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि ये मैनेजमेंट का पूछा गया है, तो मैनेजमेंट का एक फंक्शन हमने प्लानिंग देखा था। तो मार्केटिंग का प्लानिंग करते वक्त, मैनेजमेंट करते वक्त प्लानिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का प्लानिंग होगा सबसे पहले, तो ये आंसर हो सकता है। अकाउंटिंग इज़ नॉट मार्केटिंग एंड HR फंक्शन इज ऑल्सो नॉट मार्केटिंग, सो आवर आंसर वुड बी ए, प्लानिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़। डन। पैकेजिंग मेनली प्रोवाइड्स, पैकेजिंग क्या प्रोवाइड करता है? तो पैकेजिंग है ना, किसी भी प्रोडक्ट का पैकेजिंग कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? फॉर एग्जांपल आपने डेयरी मिल्क का पैकेजिंग देखा है? कोई भी कपल्स होते हैं वो गिफ्टिंग में एक दूसरे को चॉकलेट्स देते हैं, बराबर। अगर चॉकलेट का पैकेजिंग कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो फिर वो प्रोडक्ट बिकने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप किसी लड़की को कोई चीज़ देते हो और वो चीज़ अट्रैक्टिव नहीं है, बराबर है, तो फिर आप वो चीज़ खरीदोगे ही क्यों? अगर वो चीज़ से आपकी जो गर्लफ्रेंड वगैरह है वो खुश नहीं हो पा रही, तो कोई बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को चॉकलेट देगा ही क्यों? समझ रहे हो? सो द पैकेजिंग, द मेन फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग इज़ टू गिव एन अट्रैक्टिवनेस टू द प्रोडक्ट। तो एक अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए और वो चीज़ प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी करती होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डेयरी मिल्क के पैकेजिंग के अंदर थोड़ा सा भी गैप रह गया तो वहाँ से कीड़ियाँ घुस जाएगी और पूरे प्रोडक्ट को ख़राब कर देगी। तो यहाँ पर अट्रैक्टिवनेस के साथ साथ वो चीज़ क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती होनी चाहिए। ओके, तो स्टोरेज नहीं आएगा, क्योंकि स्टोरेज तो ओपन बकेट में भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं किसी चीज़ को स्टोर करना चाहता हूँ तो किसी भी चीज़ के अंदर कर सकता हूँ, लेकिन जो मेन पैकेजिंग का होने का कारण है वो है प्रोटेक्शन प्लस अट्रैक्टिवनेस। डन। सो आवर आंसर वुड बी प्रोटेक्शन एंड अट्रैक्शन। एडवर्टाइजिंग सिर्फ करना नहीं है और प्राइसिंग भी नहीं है। हाँ, ये भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेन फंक्शन नहीं है, ये क्या है, एंसिलरी फंक्शन है। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हेल्प्स इन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है कि किसके माध्यम से आप चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। मतलब आप सेल कर रहे हो ना, तो सेल किया हुआ प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चीज़ें छोटी है तो छोटा ट्रक लगेगा, अगर बहुत बड़ी है तो फिर लंबा वाला ट्रक लगेगा। अगर चीज़ें ऐसी है कि जो लिक्विड फॉर्म में है तो टैंकर लगेगा। डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट एंड नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई चीज़ें ऐसी है जो इतनी उसकी कॉस्ट कम है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाए, उसके कारण हम रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो वो भी एक चैनल हो गया फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हेल्प्स इन, प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, यस मूवमेंट ऑफ गुड्स में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट ले जाने के लिए वो हेल्प करता है। प्राइसिंग के लिए हेल्प नहीं करता और प्रमोशन के लिए हेल्प नहीं करता। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर मूवमेंट ऑफ गुड्स होने वाला है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देखी होगी कि एक लड़की होती है और एक औरत होती है और वो औरत अपने बच्चे को लेके जा रही होती है, बराबर। वहाँ से एक बंदा आता है, वो बंदा क्या कहता है कि ये आपकी लड़की है, आप तो बिल्कुल जवान लग रही हो। फिर वहाँ से आता है ये कोई शॉप की एडवर्टीजमेंट आ जाती है, फॉर एग्जांपल तंदूर शॉप, बराबर। संतूर या तंदूर कह लो आप, दोनों एक ही है। संतूर शॉप की एडवर्टीजमेंट आप सबने देखी है। वहाँ क्या होता है, आप इस बच्चे के माँ हो, लग भी नहीं रहे, ऐसा वो बंदा बोलता है। इसका मतलब क्या, ये पूरी जो चीज़ें बताई जा रही है वो अनफेयर है, क्योंकि बंदे की एजिंग होती है तो वो एजिंग दिख ही जाती है। वो किसी शॉप से ऐसा नहीं है कि वो उसकी एजिंग कम हो जाती है या वो बहुत जवान दिखने लगता है। सो ये सारी चीज़ें जो एडवर्टीजमेंट की है वो अनफेयर है, मतलब जो फेयर नहीं वो अनफेयर है। ओके,
तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है ये सारे के सारे, लोगों को मिसलीड किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है? मिसलीड, कि भाई फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली 7 दिनों में कौन गोरा होता है? हुआ है कोई आज तक गोरा? फिर भी वो लोग एडवर्टीजमेंट में बता रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं उनका प्रोडक्ट। तो ये सारी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। ओके, सो वो क्या होगी? फेयर प्रैक्टिस तो होगी नहीं, तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगी। प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट भी नहीं है और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पर आवर आंसर वुड बी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, क्योंकि यहाँ पर गलत गलत चीज़ें बताई जा रही है और लोगों को मिसलीड किया जा रहा है कि भाई इस तरह से आप ये क्रीम लगाओ और 7 दिन में गोरापन पाओ। ऐसा कभी होता ही नहीं है। डन? ओके, आगे बढ़ते हैं। होर्डिंग लीड्स टू, यहाँ पर आंसर आपका आने वाला है स्केर्सिटी एंड प्राइस राइज। ओके, होर्डिंग से क्या होता है? स्केर्सिटी बढ़ती है और प्राइस राइज होती है। ये तीन आंसर यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। डन? 84th क्वेश्चन में आ जाओ। कंज्यूमर राइट टू इन्फॉर्मेशन एंश्योर्स, मतलब फॉर एग्जांपल आप कंज्यूमर हो किसी भी प्रोडक्ट के, तो आपको किस चीज़ का राइट होता है? बराबर है, मतलब किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त करनी चाहिए आपको, उसका राइट होता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, सो एडवर्टाइजिंग नो। प्रोडक्ट डिटेल डिस्क्लोजर, लाइक किसी भी प्रोडक्ट के पीछे उसका पूरा डिस्क्लोजर लिखा होता है, उसमें क्या क्या कंटेंट है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, उसका प्राइस होता है। तो आपके पास एक राइट है एज अ कंज्यूमर कि आप वो सारी चीज़ें जानने का आपको हक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट डिटेल्स डिस्क्लोजर्स। प्राइसिंग ये नहीं आएगा, प्रमोशन नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्राइसिंग आ सकता है, लेकिन प्राइसिंग का क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है प्रोडक्ट डिटेल्स डिस्क्लोजर्स। ओके, यानी कंटेंट क्या क्या यूज़ किया हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, फीचर्स क्या है प्रोडक्ट के, एक्सेट्रा थिंग। डन? कस्टमर लॉयल्टी लीड्स टू रिपीट परचेज, हमने ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं तो इसको इग्नोर करेंगे। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस आर पब्लिक एंटरप्राइज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ। अब ये चीज़ें समझाने के लिए बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक ही एमसीक्यू दिया हुआ है, तो मैं ब्रीफली आपको समझा देता हूँ कि ये क्या कहना चाहता है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट आपने स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस देखे होंगे। फॉर एग्जांपल आपने LIC का नाम सुना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये क्या करता है? ये आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल के देता है। ओके, तो ये क्या है? अभी तो इसका IPO लाके इसको प्राइवेटाइजेशन के और ले जा रहे हैं इसको, लेकिन एक ज़माने में पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास करके इसको बनाया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, अब गुजराती मीडियम के बच्चे सोचेंगे कि पार्लियामेंट तो उनको पता है, लेकिन एक्ट के बारे में पूछेंगे, एक्ट क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है बेटा कायदो। आपने देखा है ना, कोई भी कायदा जो होता है वो पार्लियामेंट में पहले रखा जाता है, फिर पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, बराबर, उसके फेवर में वोट करते हैं, और अगर मेजॉरिटी लोग उसके फेवर में है तो फिर वो एक्ट पास हो जाता है, प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करता है, तो वो फिर एक कायदा बन जाता है। ओके, सो ओवर हियर द स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस आर पब्लिक एंटरप्राइजेस ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ। तो यहाँ पर मैंने बताया ये किसके, कौन से एक्ट के थ्रू बनाया हुआ है? पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर पार्लियामेंट आपका आंसर हो जाने वाला है। प्राइवेट कंपनीज नहीं आएगा, NGO नहीं आएगा, लोकल अथॉरिटीज़ भी नहीं आने वाला है। लोकल अथॉरिटी मीन्स वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके, ये एक क्या है? लोकल अथॉरिटी है। लेकिन जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होते हैं, जैसे LIC हो गया, उसके जो एक्ट्स होते हैं वो कौन पास करता है? वो पास करता है पार्लियामेंट। तो हमारा यहाँ पर आंसर पार्लियामेंट हो जाने वाला है। डन? विच इज़ अ फीचर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। अब MNC किसको बोलते हैं? बच्चे लोगों को ये सवाल आ सकता है। MNC उसको बोलते हैं बेटा जो मोर देन वन कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, MNC का एग्जांपल आपको देता हूँ जो आप रिलेट कर पाओ।
ओके, जॉनसन एंड जॉनसन का आपने नाम सुना हुआ है, ओके। वो है ना एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो यूके में भी एग्जिस्ट करता है, वो यूएस में भी बिजनेस कर रहा है, जर्मनी में भी कर रहा है, पाकिस्तान में भी कर रहा है, इंडिया में भी कर रहा है। तो जॉनसन एंड जॉनसन हो गया एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत सारे नेशंस के अंदर जो एग्जिस्ट करता है उसे मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। तो उसका एक फ़ीचर पूछा गया है कि उसका फ़ीचर क्या होता है। तो यहाँ पर ऑपरेट इन वन कंट्री, नो। ऑपरेट इन नंबर ऑफ कंट्रीज, यस। मैंने जैसे बताया इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, जर्मनी, यूके, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये ऑपरेट करता है। सो द आंसर वुड बी ऑपरेट इन नंबर ऑफ कंट्रीज, ओके। ओनली लोकल ट्रेड तो नहीं आएगा, नो प्रॉफिट मोटिव भी नहीं आने वाला है, ठीक है ना। ई कॉमर्स इज़ अ पार्ट ऑफ, ई कॉमर्स इंडस्ट्री का पार्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है। ट्रेड हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ई बिज़नेस दिया हुआ है आंसर, तो हम ई बिज़नेस के साथ जाएंगे। अदरवाइज ई कॉमर्स इज़ नथिंग बट अ ट्रेडिंग ओनली। यहाँ पर सेलर्स लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं, बायर्स लोग ऑर्डर पुट करते हैं, सेलर लोग वो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू ऑर्डर रिसीव करते हैं और डायरेक्ट डिलीवरी हो जाती है कस्टमर को। तो ये एक ट्रेडिंग एक्टिविटी ही है, लेकिन यहाँ पर ई कॉमर्स, ई बिज़नेस अपने को आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, ई बिज़नेस। समझ लो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट तो नहीं आने वाला, समझ लो यहाँ पर ई बिज़नेस की जगह कुछ और दिया होता तो हम लोग का आंसर ट्रेड हो जाता, डन। लेकिन यहाँ पर ई बिज़नेस दिया हुआ है तो हम लोग ई बिज़नेस यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट मान के आंसर कर देंगे, ठीक है ना। अब ई बिज़नेस प्रोवाइड्स बेनिफिट, यहाँ पर बेनिफिट फ़ायदे के बारे में बात हो रही है। तो कौन सा फ़ायदा दे रहा है ई बिज़नेस। रेस्ट्रिक्टेड आवर्स नहीं, ये 24/7 होता है, कभी भी आप ऑर्डर पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर 24/7 अवेलेबिलिटी आंसर दे ही दिया है, तो हम लोगों का आंसर ये हो जाने वाला है। लिमिटेड एक्सेस नहीं होता, यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस होता है। फिज़िकल प्रेजेंस होता ही नहीं है क्योंकि ये तो एक वेबसाइट के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर फिज़िकल प्रेजेंस इसका नहीं होता है, डन है। 90th की बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका फॉर द एंटायर योर बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर और अ सेक्शन। इको फ्रेंडली पैकेजिंग इज़ मेनली, यहाँ पर मेनली पूछा गया है, तो अपने को मेनली जनरली पूछा हो ना तो समझ लेना मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछ रहा है, क्योंकि हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, दोनों सही हो, लेकिन आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वही सिलेक्ट करना है। तो इको फ्रेंडली मीन्स जिसमें नेचर को कोई नुकसान न पहुंचता हो, उसको बोलते हैं इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली पैकेजिंग मतलब आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूँ। आपने पेपर बैग देखी है ना, वो एक इको फ्रेंडली हो गई, लेकिन आप प्लास्टिक बैग यूज़ करते हो वो इको फ्रेंडली नहीं है, समझ गए ना। कॉस्ट रिडक्शन नहीं, जनरली आप देखोगे कि पेपर बैग महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक बैग, तो यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन तो आंसर नहीं आने वाला क्योंकि उससे तो कॉस्ट बढ़ेगी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हाँ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाओगे आप। एडवर्टाइजिंग तो दोनों में होगी, यानी ये तो नहीं आएगा। ब्रांडिंग भी दोनों में होगी, आप प्लास्टिक बैग लो या पेपर बैग, दोनों पे आप ब्रांड कर सकते हो, दोनों के थ्रू एडवर्टीजमेंट हो सकती है। लेकिन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो सिर्फ पेपर बैग में ही होगा। सो our answer would be environmental protection. Eco-friendly packaging is mainly related to environmental protection. थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंस दिखाया। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी आती है तो आप बेझिझक कांटेक्ट करिए। और ये हमारा लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देख रहे हो 2x पे देख लो, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, उल्टा हमारे एफर्ट्स लग रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपको फ़ायदा ही है। आपको सिर्फ सुनना है, 2x की स्पीड लगा दो और पूरे के पूरे सारे लेक्चर्स देख लो, एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा और एग्ज़ाम के पहले एनी टाइम एनीवेयर आप एक्सेस कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफलाइन जाना है, आप एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हो आपके मोबाइल फ़ोन के थ्रू। आप इसको 2x पे देख लीजिए, आपका 45 मिनट का कंटेंट अगर ये हुआ है तो वो बहुत कम टाइम फ्रेम के अंदर कवर हो जाने वाला है। तो आपको ज़रा भी हेजिटेट नहीं होना है हमें कांटेक्ट करने के लिए भी। किसी भी आपको लीस्ट से लीस्ट क्वेरी हो फिर भी आप पूछ सकते हो, बेसिक से बेसिक क्वेरी भी आप पूछ सकते हो।
एनी टाइम एनीवेयर अवेलेबल है। और आपको फिर एक बार बता दूं कि हम लोग बीकॉम के क्लासेस ला रहे हैं, वो भी इतनी मिनिमम कॉस्ट में जिससे हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो भी नहीं हम लोग निकाल पा रहे हैं। फिर भी हम लोग बच्चों की हेल्प करने के लिए बहुत ही सस्ते में बीकॉम के क्लासेस ला रहे हैं। और इसके अंदर FY SY TY तीनों 3 साल हम करवाने वाले हैं। तो आपके जो फ्रेंड्स या भाई बहन या कोई भी आपके रिलेटिव अगर SY TY में भी है तो आप बेझिझक हमारे वीडियोस रेफ़र कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए और कम फीस के अंदर अच्छा एजुकेशन वो ले पाए। ठीक है ना। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप बेझिझक मुझसे कॉन्टेक्ट करिए और आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ से मिलने वाला है। तो अश्योर हो जाइए और आपके पेरेंट्स से भी बात कीजिए, आपके पेरेंट्स को लेके आइए। आपके पेरेंट्स को भी हम गाइड करेंगे, आपको भी गाइड करेंगे, और फ्यूचर में आपको क्या करना है, अगर बीकॉम में एडमिशन नहीं हो पाता तो क्या करना है, हम सारी चीज़ों में आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, डन फॉर द डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।